हेलो स्टूडेंट, आप सभी का इस टेस्ट डिस्कशन सत्र में मैं शंकर झा स्वागत करता हूं। ये आपका सामान्य अध्ययन यूपीएससी 2025 का मुख्य परीक्षा है, उस पर आधारित ये टेस्ट सीरीज है और ये जीएस पेपर 1 का सेगमेंट है। और आप जानते हैं कि जो जीएस पेपर 1 होता है उसमें ज्योग्राफी का सेगमेंट है, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर का सेगमेंट है तथा भारतीय समाज और कुछ जो सोशल जस्टिस का सेगमेंट होगा ये है। तो इसमें हम आपसे ज्योग्राफी सेगमेंट के, चाहे वो इंडियन ज्योग्राफी हो या वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी वाले सेगमेंट का जो क्वेश्चन होगा उस सेगमेंट पर हम आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। देखिए, डिस्कशन का जो मूल पर्पस है या इस डिस्कशन सत्र को आपको किस तरीके से समझना है, आप इस डिस्कशन सत्र से किस प्रकार लाभान्वित होंगे, वो इस सत्र का मूल उद्देश्य है। क्योंकि आपके पास आंसर शीट होगा ही तो आपको सारे चीज़ पते होंगे और आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया होगा या आगे भी लिखने का प्रोग्राम होगा मेंस, तो आपके पास अच्छी जानकारी होगी। तो मूल पर्पस है कि कोई जो प्रश्न है उस प्रश्न के डिमांड को आप कैसे समझें, प्रश्न के डिमांड को समझते हुए आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए और फिर प्रश्न को सेगमेंटों में डिस्ट्रीब्यूट करके आप कैसे बेहतर उत्तर का प्रस्तुतिकरण करें, किस तरीके से अपने उत्तर के बॉडी पार्ट को रखें और किस तरीके से फाइनल आप कंक्लूजन पर जाएं। साथ ही साथ आप अपने आंसर राइटिंग में क्या रणनीति अपनाएं, क्या चीज़ें आप बताएं, फ्लो चार्ट, मैप, डायग्राम, ताकि आप हर एक क्वेश्चन में आधे से एक नंबर एक्स्ट्रा गेन कर सकें। अगर आप आधे से एक नंबर हर एक क्वेश्चन में एक्स्ट्रा गेन करते हैं तो ये लगभग 20 नंबर के आसपास हो जाता है, जो आपकी सफलता में, आपको रैंक दिलाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो चलिए इसी अप्रोच पर आधारित रहेगा कि हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, हाउ फुलफिल द डिमांड ऑफ क्वेश्चन, किस तरीके से हम प्रश्न को समझें, उसके उत्तर का प्रस्तुतिकरण करें। हम फॉर्मेट आपको बताएंगे कि इस प्रश्न में किन चीज़ों की डिमांड है और आपके द्वारा इसमें किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। जब आप कुछ फॉर्मेट को टीचर के द्वारा देख लेते हैं तो फिर आपको उस पर क्या होता है, ढल जाने की ज़रूरत होती है। किस तरीके से फॉर्मेट बताया गया है और इस फॉर्मेट पर हमें अपने प्रश्नों का उत्तर करना है। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट जियोलॉजिकल एंड सिस्मोटोनिक फैक्टर्स एक्सप्लेन द हाई फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक इन द नेशनल कैपिटल रीजन, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में भूकंप की उच्च आवृत्ति, हाई फ्रीक्वेंसी एक कीवर्ड है आपके लिए, कौन से भूवैज्ञानिक, जियोलॉजिकल और कौन से अन्य भूकंपीय कारक उत्तरदायी हैं, इसके बारे में हमें बताना होगा। तो जब आप इस तरह के प्रश्न को देखें ना, तो उस प्रश्न को जब भी आप पढ़ें तो सभी प्रश्न को लिखने से पहले अपने मन में या इस तरीके का अगर प्रैक्टिस किए रहेंगे तो सेक्शन में आपको क्या कर लेना है, सेक्शन में डिवाइड कर लेना है ना, डिवाइड कर लेना आपको। किसी प्रश्न में कितने सेक्शन बन सकते हैं, कितने एरिया बन सकते हैं, तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि प्रश्न को सेक्शन में डिवाइड करें, सेक्शन में डिवाइड करें। और जब आप प्रश्न को सेक्शन में डिवाइड करेंगे तो फिर आप भटकेंगे नहीं। जैसे इस प्रश्न का अगर आंसर फॉर्मेटिंग करना होगा तो सबसे पहला पार्ट किसी प्रश्न में क्या होता है, इंट्रोडक्शन का, जिसको आप क्या कहते हैं, परिचय का सेगमेंट कहते हैं। तो एक सेक्शन हो जाएगा इंट्रोडक्शन का, परिचय का, या फिर जिसको आप प्रस्तावना, पृष्ठभूमि के नाम से नाम देते हैं। दूसरा सेगमेंट जो कृषि उत्तर का होता है वो होता है जिसको आप उस उत्तर का या प्रश्न का मेन पार्ट कहेंगे या फिर क्या आप कहते हैं, बॉडी पार्ट कहते हैं। किसी प्रश्न के मेन पार्ट कई सेगमेंट में हो सकते हैं, 2 पार्ट हो सकता है, 1 पार्ट भी हो सकता है, 3-4 पार्ट भी हो सकता है। वो प्रश्न के लेंथ, उसकी डिमांड पर निर्भर करेगा, ये आपको देखना है। और तीसरा जो सेगमेंट होगा फाइनली क्या होता है, कंक्लूजन का होता है। कंक्लूजन का होता है कि आपको फाइनली क्या होता है, एक निष्कर्ष पे जाना होता है। जैसे इंट्रोडक्शन है तो इस प्रश्न को अगर हम इंट्रोडक्शन में लेंगे तो सबसे पहले इसमें क्या है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूकंप की उच्च आवृत्ति। तो शॉर्ट में आपको क्या बता देना है इंट्रोडक्शन में कि भूकंप क्या है, व्हाट इज अर्थक्वेक, है ना।
तो सिंपल वे में, शॉर्ट वे में आपको क्या बता देना है कि अर्थक्वेक क्या है, भूकंप क्या है। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो प्रश्न में जो डिमांड है वो डिमांड क्या है कि जो भारत में एनसीआर है, तो एनसीआर में अर्थक्वेक का कारण क्या है ना, एनसीआर में अर्थक्वेक के कारण क्या है, मूल इस पर जाना है। तो एनसीआर में जब आप अर्थक्वेक के मूल कॉज पर जाएंगे तो इसमें भी कॉज में आप जाएंगे तो क्या सब लिखा हुआ है कि इसकी उच्च आवृत्ति के लिए कौन सा भूवैज्ञानिक कारण। तो फिर आप इसमें देखिए कि कौन सा इसके लिए जियोलॉजिकल फैक्टर उत्तरदायी है, जियोलॉजिकल फैक्टर कौन सा है। और दूसरा आप इसके देख लिए कि जैसे यहाँ पर लिखा है कि भूकंपीय कारक, तो अदर कारक कौन से हैं जो भूकंप के लिए इस क्षेत्र को सेंसिटिव बनाते हैं वो। और जब ये आप बताएंगे तो कुछ एग्जाम्पल के साथ आना चाहिए और फिर उसमें क्या हो जाना चाहिए कि फाइनली कंक्लूजन में जाना है। तो सिंपल सा जब हम इस प्रश्न में भूकंप को परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे कि भूकंप जो है शेकिंग ऑफ रॉक है। व्हाट इज द अर्थक्वेक? द अर्थक्वेक इज द सडन शेकिंग ऑफ रॉक। इसका अर्थ है कि धरातलीय चट्टानों में जो सडन कंपन आता है, इस सडन कंपन को हम क्या करते हैं, भूकंप कहते हैं। इट में भी ये जो है भूकंप दो कारणों से हो सकता है, मानवीय कारणों से, एंथ्रोपोजेनिक भी हो सकता है और क्या हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। बट जो एंथ्रोपोजेनिक कारणों से आने वाला अर्थक्वेक होता है वो बहुत बड़ा डिजास्टर उत्पन्न करने वाला नहीं होता है। बेसिकली दोज अर्थक्वेक occur due to natural cause, they more dangerous, they more disastrous। तो ये आपको बताना है। अब यहीं से एक लिंक लेना है कि भारत में जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय मौसम विभाग है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट है, उसने भारत को 4 सिस्मिक जोन में रखा है। और जो 4 सिस्मिक जोन है उसमें से दिल्ली और एनसीआर जो है भारत में एक भूकंप के लिए सर्वाधिक सेंसिटिव एरिया है। अब दिल्ली और एनसीआर में भूकंप के लिए जो सर्वाधिक सेंसिटिव एरिया है, तो जब आप इसमें सबसे पहले जाएं तो पहला जियोलॉजिकल कारकों में जाएं और उसके कारक बताएं तो क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण आप बताएंगे कि वहां पर आप एक मैप का भी प्रयोग कर सकते हैं। मैप का प्रयोग करेंगे कि जो भारत में सिस्मिक जोन वाला मैप है उस मैप का प्रयोग कीजिए और उसमें दिखाइए कि दिल्ली कहां पर है और भारत के किस अर्थक्वेक जोन में आता है। तो आप मैप का यूज कीजिए और उसमें दिखाइए कि दिल्ली जो है सबसे पहले अर्थक्वेक जोन 4 में आता है, जो भारत में सेंसिटिव जोन है। दूसरा आप दिखाइए, तो पहला क्या हो गया कि दिल्ली का भूकंपीय जोन 4 में होना जिसे भूकंप के लिए अधिक संवेदनशील, सेंसिटिव बनाता है। दूसरा, दिल्ली नियर है वेस्टर्न हिमालय या हिमालयन रीजन के, और हिमालयन रीजन जो है भारत में हाईली अर्थक्वेक सेंसिटिव जोन में है जो भूकंप जोन 5 में है। तो इसका कहने का अर्थ है कि जब भी कभी हिमालय के क्षेत्र में भूकंप आएगा तो यहाँ भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा ही। तीसरा, दिल्ली जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो गंगा के मैदान और शिवालिक के बीच है, उसके बीच है, उसके नज़दीक है। तो दिल्ली आर नियर टू हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट और वो फॉल्ट जब एक्टिव होता है तो वहाँ पर भूकंप आता है। चौथा बनाएंगे कि यहाँ पर जो भूकंप है वो हिमालयन वाडिया शोध संस्थान कहता है कि यह तनाव ऊर्जा का परिणाम है। व्हाट इज द टेंशन एनर्जी? तो टेंशन एनर्जी होती है कि चट्टानों या प्लेटों के मूवमेंट से जो ऊर्जा संचित होता है, जमा होता है, उसको तनाव ऊर्जा कहते हैं। और वो तनाव ऊर्जा जो यहाँ पर रिलीज होता है, दे आर द मेन कॉज ऑफ द भूकंप। इसके अलावा यहाँ पर दिल्ली और उसके आसपास कई सारा एक्टिव फॉल्ट लाइन है, तो उस मैप में आप फॉल्ट लाइन को दिखाइए और उसकी आप व्याख्या कीजिए। देन आफ्टर अदर कारणों में जो दिल्ली और एनसीआर का एरिया है वो क्या है, जलोढ़ मिट्टी का है, जिसकी क्या है कि प्रतिरोधकता कम है। और एल्यूबल सॉइल होने के कारण यहाँ पर क्या होता है कि मृदा प्रवर्धन होता है जो अर्थक्वेक सेंसिटिविटी को यहाँ पर बढ़ावा देता है। तो इस तरीके से आप बताएंगे। और यहाँ पर जो भूकंप आता है वो उथले केंद्र वाले होते हैं। उथले केंद्र वाले भूकंप नॉर्मली ज़्यादा विनाशकारी होंगे, तो ये आपको बताना है। और कई सारे सक्रिय भ्रंश है, जैसे सोहना भ्रंश है, दिल्ली हर्षिल हरिद्वार भ्रंश है। तो भ्रंशों के सहारे जब ऊर्जा का विमोचन होता है तो वो भी यहाँ पर अर्थक्वेक का कारण बनता है। तो हर एक पॉइंट को पॉइंट में लिखेंगे और 2-2 लाइन में उसकी व्याख्या करेंगे कि दीज आर द मेन काउज ऑफ अर्थक्वेक इन एनसीआर एंड इंक्लूडिंग
रीजन। देन आफ्टर फाइनल जब आप निष्कर्ष पे जाएंगे तो निष्कर्ष पे आप क्या कहेंगे कि चूंकि जो दिल्ली और एनसीआर है ये भारत के भूकंप जोन 4 में है, यहाँ पर भूकंप प्राय आते रहते हैं, जनसंख्या काफ़ी अधिक है, जो भूकंप से होने वाले जो डिजास्टर हो सकता है उसके नुकसान की संवेदनशीलता को, जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए हमें दिल्ली और एनसीआर में क्या है कि जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन कार्य है, और जो पहले के इमारतें हैं उनमें हमें रिट्रोफिटिंग या भूकंप रोधी तकनीकी का प्रयोग करना चाहिए। इस तरीके से कुछ सुझाव दें कि ताकि अर्थक्वेक के डिजास्टर के इम्पैक्ट को कम किया जाए और फिर हम अर्थक्वेक के आने वाले इम्पैक्ट को भी कम कर सके। तो 3 पार्ट में आपको इसका उत्तर जाना है जैसे हमने आपको बताया। एक मैप आप जरूर प्रयोग करेंगे, मैप करेंगे प्रयोग, आपके उत्तर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा हीटवेव घोषणा के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर चर्चा कीजिए। भारत में शहरी उष्माद्वीप प्रभाव के क्या कारण हैं तथा इसके प्रभाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो है कि डिस्कस द क्राइटेरिया यूज्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट फॉर हीट वेव, एंड देन आफ्टर है कि डिक्लेरेशन एंड व्हाट फैक्टर्स काउज द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इन इंडिया एंड व्हाट स्टेप हैव टेकन टू मिटिगेट इट्स इम्पैक्ट। तो अगर हम इस क्वेश्चन के फॉर्मेटिंग और इसके उत्तर पर जाएंगे तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या है कि आपको इंट्रो का पार्ट जाना है, इंट्रोडक्शन का, जिसको आप क्या कहते हैं, परिचय कहते हैं। तो जब आप इंट्रोडक्शन के पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आपको बताना है कि हीट वेव क्या, व्हाट इज हीट वेव, है ना। तो सबसे पहले हमें किसकी व्याख्या करनी है, हीट वेव के बारे में, और किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू, किसके अकॉर्डिंग, तो अकॉर्डिंग टू आईएमडी, जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वह हीट वेव की व्याख्या कैसे करता है वो हमें बताना है। दूसरा जो इस प्रश्न का मेन पार्ट है उस मेन पार्ट में क्या डिमांड है, तो मेन पार्ट में इस प्रश्न में 2 चीज़ों की डिमांड है। सबसे पहला डिमांड है इसमें कि अर्बन हीट आइलैंड के बनने का कारण क्या है ना। तो अर्बन हीट आइलैंड का क्या है, आइलैंड का कॉज क्या है, ये आपको यहाँ पर बताना है। अर्बन हीटलैंड का कॉज, और जब आप अर्बन हीटलैंड का कॉज बताएंगे तो सबसे पहले इसका आपको मीनिंग बताना है कि व्हाट इज द अर्बन हीट आइलैंड, है ना। और जब मीनिंग बताएंगे तो यहाँ पर हम फिर से एक क्या कर सकते हैं, अर्बन हीट आइलैंड का डायग्राम बना सकते हैं, डाउनटाउन का एरिया बना के हम डायग्राम के माध्यम से दिखा सकते हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड क्या है, उसका कॉज, उसका मीनिंग। फिर दूसरा है कि ये जो अर्बन हीट आइलैंड है इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है, थोड़ा सा हमें ये भी इसमें डाल देना है कि अर्बन हीट आइलैंड का इम्पैक्ट। और तीसरा इस प्रश्न में डिमांड है कि अर्बन हीट आइलैंड के मिटिगेशन के लिए, मिटिगेट करने के लिए, मिटिगेशन के लिए क्या किया गया है। तो गवर्नमेंट के उपाय को बताना है कि मिटिगेशन के लिए यहाँ पर क्या किया गया, मिटिगेशन इफोर्ट के बारे में आपको बताना है कि गवर्नमेंट का मिटिगेशन प्रयास क्या है। और देन आफ्टर फिर से फाइनली क्या हो जाएगा, कंक्लूजन हो जाएगा। आपको फाइनल निष्कर्ष पे जाना है, कंक्लूजन जाना है। तो जब आप कंक्लूजन पर जाएंगे, कंक्लूजन है ना, कंक्लूजन पे आपको जाना है। तो सबसे पहले इस प्रश्न में क्या है कि हीट वेव क्या है। तो हीट वेव जो होता है बेसिकली इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है, अगर आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ले जाएंगे तो इसका अर्थ होता है कि एक हाई टेम्परेचर वाली विंड है, एक उच्च ताप वाली पवन है, जो ड्राई विंड होती है, मॉइस्चर की उसमें कमी होती है। दिस इज द नॉर्मल डेफिनेशन। बट हम जब थोड़ा सा टेक्निकली जाते हैं, इंडियन मेट्रोलॉजिकल के डिपार्टमेंट से जाते हैं, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि हीट वेव होता है नॉर्मली कि अगर किसी क्षेत्र का औसत तापमान, एवरेज टेम्परेचर लगातार 5 दिनों तक औसत टेम्परेचर से 5 डिग्री ज़्यादा हो जाए तो इट मे बी कॉज्ड ऑफ हीट वेव। अगर मैदानी क्षेत्र में, प्लेन एरिया में टेम्परेचर मोर देन 40 डिग्री है तो ये हीट वेव डिक्लेरेशन का आधार है। इसी तरीके से अगर माउंटेन रीजन में
माउंटेनियस रीजन में अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक है तो वो हीट वेव डिक्लेयर करने का आधार बनता है। और अगर कोस्टलाइन रीजन में टेम्परेचर मोर देन 37 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे अधिक है तो फिर ये हीट वेव का डिक्लेरेशन का आधार बनता है। तो सिंपल वे में हीट वेव आर द सच टाइप ऑफ विंड जिसमें क्या होता है कि हाई टेम्परेचर, लो मॉइस्चर और फिर उसके संपर्क में कांटेक्ट में आने से क्या होता है कि हमारा डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे हम फीवर का या इस तरह के सिम्टम आ जाते हैं। बट हमें अकॉर्डिंग टू इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से टेम्परेचर को लेकर बताना है। फिर है कि अर्बन हीट आइलैंड क्या है। तो अर्बन हीट आइलैंड का अर्थ होता है कि कोई जो महानगर होता है ना, सपोज दैट मान लीजिए कि ये कोई महानगर है, इस महानगर के बीच का जो क्षेत्र होता है, इसके बीच क्षेत्र का जो टेम्परेचर होता है वो इसके फ्रिंज एरिया से ज़्यादा होता है। सपोज दैट अगर यहाँ का टेम्परेचर मान लीजिए 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो संभव है कि यहाँ का टेम्परेचर जो होगा 32 डिग्री होगा, 33 डिग्री। ये एग्जाम्पल हमने आपको समझने के लिए दिया है। तो अगर महानगर के बीच के क्षेत्र में जहाँ पर सर्वाधिक इकोनॉमिक काम होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं, बिल्डिंग का डेंसिटी काफ़ी अधिक होता है, तो वहाँ का टेम्परेचर महानगर के आसपास बाहर के क्षेत्रों से टेम्परेचर क्या होता है, मोर देन 1 डिग्री 2 डिग्री ज़्यादा होता है, जिसके कारण शहर का जो बीच का एरिया होता है, सेंटर एरिया होता है, वो हाई टेम्परेचर के कारण लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाता है और लो प्रेशर में कन्वर्ट होने के कारण वहाँ की वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उठती है, जिसके कारण कहा जाता है कि जो महानगर है वो अर्बन हीट आइलैंड के रूप में काम करने लगा है। ये तो परिभाषा हुआ, बट व्हाट इज द कॉज। तो हीट आइलैंड के बनने का कारण यहाँ पर पहला है कि महानगर का एल्बिडो कम होता है, और एल्बिडो कम होने का अर्थ है कि जितना इनको सोलर इंसुलेशन मिलता है उतना ही ये वापस नहीं करते। सम पार्ट ऑफ सोलर इंसुलेशन एब्जॉर्बेड बाय द कंस्ट्रक्टेड, जिस मटेरियल से महानगर बना होता है उससे, तो उसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता है। क्योंकि महानगर, दूसरा पॉइंट, कंक्रीट और लोहे का बना होता है, कंक्रीट यानी कि डामर, सीमेंट या लोहे का, आयरन का बना होता है, तो उसमें क्या होता है कि हीट एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो लोहे और कंक्रीट की संरचना होने के कारण उसमें उष्मा का शोषण होता है, जिसके कारण क्या होता है कि टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज़्यादा हो जाता है। तीसरा पॉइंट, महानगर में जो चलने वाले ऑटोमेटिक व्हीकल होते हैं उनसे और विभिन्न मानवीय कारणों से जो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन होता है, वो जो ग्रीन हाउस गैसें होती है वो टेम्परेचर के इम्पैक्ट को बढ़ाते हैं और हीट आइलैंड को क्रिएट करते हैं। चौथा इसका कारण है कि महानगर में जो ग्रीन बेल्ट की कमी होती है, तो ग्रीन बेल्ट की कमी होने के कारण क्या होता है कि डायरेक्ट सोलर इंसुलेशन का इम्पैक्ट जमीन और बिल्डिंगों पर पड़ता है, जिसके कारण टेम्परेचर का इम्पैक्ट ज्यादा होता है। और पांचवा इसका कारण है कि महानगर के क्षेत्र में क्या होता है ना कि जलीय निकाय अगर आसपास हो, वाटर बॉडीज हो, तो सम सोलर इंसुलेशन आर कैस्ड बाय वाटर बॉडी, और उसमें खर्च होता है जल को गर्म करने में। लेकिन अगर महानगर के आसपास कोई वाटर बॉडी नहीं है तो फिर वो टेम्परेचर जो जल को गर्म करने में खर्च हो सकता था वो लैंड को हीट करता है, और उसके कारण क्या होता है, जमीन ज़्यादा गर्म होती है, वायु गर्म और हल्की होकर ऊपर उठ जाती है। और छठा कारण, जो महानगर में जनसंख्या और बिल्डिंग का डेंसिटी होता है, ये भी महानगर में उष्माद्वीप के बनने का कारण है। तो डायग्राम प्लस कारण हो जाएगा। कुछ आप इम्पैक्ट बता सकते हैं कि इसका, अब जब महानगर में उष्माद्वीप बनेगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, एनर्जी सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट जाएगा, वर्किंग जो मैन होता है उसके यानी कि जो वर्क इफिशियंसी होता है उस पर क्या इम्पैक्ट जाएगा। तो डिफरेंट सेक्टरों पर हम इसके इम्पैक्ट को दिखा सकते हैं। अब है कि मिटिगेशन के लिए भारत सरकार ने क्या काम किए हैं। तो अर्बन हीट आइलैंड के मिटिगेशन के लिए कुछ भारत सरकार के प्लान को हमें बताना है। तो वी कैन यूज द सम इंडियन गवर्नमेंट प्लान एंड सम द नेशनल इंटरनेशनल प्रयास जो भारत सरकार का कंबाइंडली है उसको आप बता सकते हैं। इसमें हम एक भारत सरकार के अमृत मिशन की चर्चा कर सकते हैं, जो अटल बिहारी वाजपेयी शहरी नवीकरण मिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें शहर के जो ग्रीनरी बढ़ाने की बात की गई है, वेस्ट मैनेजमेंट की बात की गई है, और बिल्डिंग में ग्रीन बिल्डिंगों सबके कंस्ट्रक्शन पर फोकस किया गया है। तो एक हम इसमें अमृत मिशन की चर्चा करेंगे, दूसरा हम इसमें जो भारत में स्मार्ट सिटी मिशन है उसकी चर्चा करेंगे कि स्मार्ट सिटी मिशन पर जो है सो भारत सरकार फोकस कर रही है।
तीसरा आप इसमें फोकस करेंगे जो शहरी वानिकी होती है। जब भारत शहरी वानिकी का अर्थ होता है कि शहर के जो सड़कें होती है, जो पार्क सब होते हैं, उसमें हम हरित क्षेत्र का विस्तार करते हैं। तो अर्बन फॉरेस्ट्री पर गवर्नमेंट के द्वारा फोकस किया जा रहा है। फिर भारत सरकार के पास एक हीट वेव एक्शन प्लान है, और हीट वेव एक्शन प्लान के तहत क्या कहा जाता है कि गर्मियों में समय से पहले लोगों तक सूचना पहुंचाना और उनको जागरूक करने के लिए प्रशासन को अलर्ट किया जाता है और प्रशासनिक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाई जाती है। फिर इसमें आप देखेंगे कि भारत सरकार, चूंकि शहरों में वाहन भी हीट वेव के बनने का काम है, तो भारत सरकार के द्वारा हाइब्रिड वाहनों का प्रयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन है, उस पर फोकस किया जा रहा है। सार्वजनिक परिवहन जैसे मेट्रो, सीएनजी आधारित बसें, इस पर फोकस किया जा रहा है। तो इस तरह के पॉलिसी को हमें क्या कर लेना है, बता देना है कि ये है। फाइनली कंक्लूजन में हम जाएंगे तो क्या बताएंगे कि कंक्लूजन में कि जो अर्बन हीट आइलैंड है, यह शहर में कार्य उत्पादकता, वर्क इफिशियंसी को प्रभावित करता है, ये टूरिज्म को प्रभावित करता है। इससे शहर में क्या होता है कि जो रहने वाले लोग हैं उनके हेल्थ इशू क्रिएट होते हैं, और कुल मिला के ये जो स्थितियां होती है ये एक तरीके से अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि आपकी एनर्जी की डिमांड को बढ़ाता है और कई तरीके से ये उत्पादकता को प्रभावित करता है। इसलिए जो शहरी क्षेत्र में अर्बन हीट आइलैंड है उसके मिटिगेशन के प्रयास होनी चाहिए, और हमें सस्टेनेबल अर्बनाइजेशन पर फोकस करना चाहिए। तो ये हमें इसमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु जल विद्युत से क्या तात्पर्य है? चर्चा करें कि किस प्रकार स्मॉल हाइड्रो पावर परियोजनाएं बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं की तुलना में आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से सामाजिक लाभ प्रदान करते हैं। व्हाट इज मेंट बाय स्मॉल हाइड्रो पावर, एंड डिस्कस द हाउ स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट इफेक्टिव इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली एंड सोशल एडवांटेज ओवर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो इसमें भी क्या है कि जब आप इसमें जाएंगे तो सबसे पहले आपको एक सेक्शन लेना है, किसका? तो इंट्रो का लेना है, इंट्रो का, है ना। तो एक हमें इंट्रोडक्शन का लेना है, और इंट्रोडक्शन में हमें क्या बताना है कि लार्ज हाइड्रो पावर क्या है। तो व्हाट इज लार्ज हाइड्रो पावर। दूसरा जिसका पार्ट है वो क्या है, एक मेन पार्ट हो जाएगा। तो मेन पार्ट में आपको बताना है कि बेनिफिट जो है किसके तुलना में, तो लार्ज है ना, तो लार्ज नहीं, स्मॉल, सॉरी। इंट्रोडक्शन में आपको बताना है स्मॉल हाइड्रो पावर को बताना, तो बेनिफिट ऑफ स्मॉल हाइड्रो पावर बताना है, और इसको 3 एस्पेक्ट से आपको बताना है। एक आपको बताना है इकोनॉमिकल एस्पेक्ट से, कि एक इकोनॉमिकली जो है ये कैसे जो है सो बेहतर है, तो इकोनॉमिकली। दूसरा आपको बताना है इन्वायरमेंटल, है ना, तो इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट से आपको बताना है। और तीसरा किस एस्पेक्ट से आपको बताना है, तो तीसरा आपको बताना है सोशल एस्पेक्ट से, सोशल एस्पेक्ट से। तो 3 एस्पेक्ट से जो स्मॉल हाइड्रो पावर है उसका बेनिफिट किसके तुलना में, तो आपको लार्ज हाइड्रो पावर के तुलना में देखना है। और तीसरा फिर से क्या हो जाएगा, इसमें कंक्लूजन हो जाएगा। फाइनली आपको कहाँ पर जाना है, कंक्लूजन पे जाना है। तो जब हम जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं तो इसका सिंपल सा अर्थ यही होता है कि जो प्रवाहित जल है और उसकी जो ऊर्जा होती है, एक तरीके से कैनेटिक ऊर्जा होती है, उस कैनेटिक ऊर्जा का उपयोग करके या तो आप फ्लो में कर लेते हैं या डैम बना के करते हैं, और डैम से भी आप पानी नीचे की ओर ड्रॉप करते हैं। तो वो जो ड्रॉप होने वाला पानी है, दे रोटेट द टरबाइन, और जब टरबाइन घूमता है तो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होता है, और मैकेनिकल एनर्जी को हम फिर से इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्मॉल हाइड्रो पावर ऐसी जल विद्युत परियोजनाएं होती है जिसमें एक जो जल विद्युत परियोजना है उसकी उत्पादन क्षमता 25 मेगावाट, 25 मेगावाट या उससे कम होती है। तो जिसका प्रोडक्शन पावर 25 मेगावाट या उससे कम है उसको हम क्या कहते हैं, स्मॉल हाइड्रो पावर कहते हैं। और जिसकी प्रोडक्शन क्षमता जो है 25 क्या है, तो जिसकी प्रोडक्शन क्षमता 25 मेगावाट या उससे अधिक है उसको हम क्या कहते हैं, लार्ज हाइड्रो पावर कहते हैं। अब है कि ये जो स्मॉल हाइड्रो पावर है
ये किस तरीके से इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली एंड सोशिकली जो है बेनिफिशियल है, किसके तुलना में, तो बड़े जल विद्युत परियोजनाओं के। अब आप देखिए कि जो इकोनॉमिकली हम बात करेंगे तो क्या इसमें एक हो सकता है कि चूंकि लार्ज हाइड्रो पावर है, तो लार्ज हाइड्रो पावर बनाने के लिए क्या है, इकोनॉमिक कॉस्ट ज़्यादा लगेगा। स्मॉल हाइड्रो पावर बनाएंगे आपको कॉस्ट कम लगेगा, पहला। दूसरा होता है कि लार्ज हाइड्रो पावर बनाएंगे वो टाइम ज़्यादा लगेगा बनाने में, और जब कोई परियोजना समय पर पूरा ना हो, विलंब से हो, तो उसकी इकोनॉमिक लागत बढ़ जाती है, और तब ऐसे में उस परियोजना की इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कम हो जाती है। लेकिन अगर प्रोजेक्ट छोटा है तो टाइम पर पूरा हो जाएगा, और टाइम पर पूरा हो जाएगा तो उसकी इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तीसरा क्या होता है कि जो स्मॉल हाइड्रो पावर होता है, बेसिकली इसमें या तो हम बहुत छोटे डैम बनाते हैं जिसके निर्माण, रख रखाव सब में लागत कम आएगी, और देख रेख जो मेंटेनेंस होता है उसमें भी कम आएगी। कई बार हम इसे रन ऑफ रिवर के तौर पर भी बना लेते हैं, जिसमें या तो डैम बनाया जाता है या फिर डैम नहीं बनाया जाता है। फिर ये जो छोटा है, ये इसको वहाँ भी बनाया जा सकता है जहाँ पर आपको क्या करना है, उपभोग करना है। तो ऐसा प्रोजेक्ट जहां पर बिजली खर्च ही होना है वहीं पर स्थापित हो जाए, छोटी परियोजनाएं, तो फिर ट्रांसमिशन नेटवर्क में जो खर्चा होता है वो आपका खर्च नहीं होगा। ट्रांसमिशन का होता है कि प्रोडक्शन से ग्रिड और ग्रिड से सप्लाई क्षेत्र तक जो कनेक्टिविटी करनी होती है वो ट्रांसमिशन है। तो अगर लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट होगा तो वो आप दूर बनाएंगे ट्रांसमिशन खर्च बढ़ेगा। लेकिन छोटा प्रोजेक्ट है आप आसपास में बना लेंगे तो आपका ट्रांसमिशन क्या हो जाएगा, खर्च कम हो जाएगा, और इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, प्रोडक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको बताना। इन्वायरमेंटली क्या है, अगर इन्वायरमेंटली देखेंगे तो लार्ज हाइड्रो पावर से क्या होता है, बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड होने की संभावना, अगर वो पर्वतीय क्षेत्र है तो एवलांस होने की संभावना। तीसरा क्या होता है कि वो कई बार अर्थक्वेक के कारण बन जाते हैं, और चौथा कई बार उसके कारण क्या होता है कि बड़े क्षेत्र बनाएंगे तो बड़े पैमाने पर ये क्या कर सकता है कि भू संतुलन, जो जियोलॉजिकल बैलेंस होता है उसको चेंज कर सकता है, और डिफॉरेस्टेशन होता है। लेकिन अगर स्मॉल हाइड्रो पावर है तो इसमें लेस डिफॉरेस्टेशन होगा, तो इन्वायरमेंट को नुकसान कम हुआ। छोटा प्रोजेक्ट है तो लैंडस्लाइड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो सकती है, एवलांस की प्रोबेबिलिटी कम हो सकती है, अर्थक्वेक के इम्पैक्ट को क्या कर सकता है, कम कर सकता है, और भूकंप के इम्पैक्ट को भी उतना बढ़ने नहीं देगा। तो इसका अर्थ है कि इसके पर्यावरणीय लाभ क्या हो गए कि ये इस तरीके से हमें पर्यावरणीय लाभ देगा कि भूमि धंसने की भी, लैंडस्लाइड की, एवलांस की, या जो डिफॉरेस्टेशन होता है लार्जर डैम में, इसमें उतना नहीं होगा। फिर सोशल इम्पैक्ट इसका क्या होगा, तो सोशल लाभ इसका यह होगा कि जब आप लार्जर प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस क्षेत्र में जो मानवीय बस्तियां होती है उसको आपको रिप्लेस करना होता है, वहां से हटाना होता है। तो हटाना और फिर उनको क्या करना है, आपको रिहैबिटेट करना है, तो इसमें खर्च आएगा। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी क्या होगी, लार्जर हाइड्रो पावर की कम हो जाएगी। लेकिन अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो इससे क्या हो सकता है कि मानवीय बस्तियों को रिप्लेस करने की ज़रूरत ना पड़े, तो आपको रिप्लेसमेंट और रिहैबिटेशन में जो पैसा खर्च होता है वो आपको इसमें नहीं खर्च होगा, तो बड़े पैमाने पर यह विस्थापन नहीं करेगा। और दूसरा क्या है कि ये जब बनेगा तो वहाँ पर स्थानीय लोगों के लिए क्या करेगा, रोजगार उपलब्ध कराएगा, और सबसे बड़ी चीज़ है कि ऊर्जा की, इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। तो जब इलेक्ट्रिसिटी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी, दे क्रिएट द बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी इकोनॉमिक एरिया, कई इकोनॉमिक क्षेत्रों के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। तो इस तरीके से आपको बताना है। फिर कंक्लूजन में जाएंगे तो लिखेंगे इस प्रकार, यह स्पष्ट है, इट इज क्लियर दैट कि जो स्मॉल हाइड्रो पावर है आर मोर बेनिफिशियल एज कंपेयर टू लार्ज हाइड्रो स्केल इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली एंड सोशली। दैट्स वाई भारत में क्या है कि स्मॉल हाइड्रो पावर जो है सो भारत के लिए बेहतर है, क्योंकि जो भारत का जियोलॉजिकल एरिया है, खासकर जहाँ पर इसकी पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि भारत में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पोटेंशियल कहाँ पे ज़्यादा है, हिमालय क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में, एंड दे आर मोर सेंसिटिव फॉर अर्थक्वेक। तो ऐसे क्षेत्र के लिए क्या है, स्मॉल हाइड्रो पावर बेहतर विकल्प है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की घोषणा करने के लिए भारतीय मौसम विभाग आईएमडी के द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौसम संबंधी मानदंड क्या हैं।
दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत में योगदान देने वाले प्रमुख वायुमंडलीय एटमॉस्फेरिक और महासागरीय कारकों के बारे में आपको बताना है। तो व्हाट आर द मेट्रोलॉजिकल क्राइटेरिया यूज्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट to declare the onset of southwest monsoon and discuss the key atmospheric and oceanic factor that contribute to the early onset of the southwest monsoon। तो अब इसमें जब आप जाएंगे तो सबसे पहले ये प्रश्न क्या कह रहा है कि ये प्रश्न कह रहा है कि सबसे पहले एक पार्ट इसमें क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का, है ना। तो इंट्रोडक्शन का जब आप अर्थ बताएंगे तो सबसे पहले होता है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून का अर्थ क्या होता है ना, कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्या है ना, ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्या है। तो मॉनसून का आगमन क्या है या ऑनसेट ऑफ मॉनसून क्या है, आप ये पहले बताएंगे। दूसरा, इसका जो बॉडी पार्ट है या जो मेन पार्ट है उसमें आप चले जाएंगे, और मेन पार्ट में एक है कि आपको क्या बताना है कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया क्या है कि ऑनसेट ऑफ मॉनसून के डिक्लेरेशन के लिए आधार क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है आधार या इसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है, बेसिक क्राइटेरिया क्या है ऑनसेट ऑफ मॉनसून का। तो एक सेगमेंट ये होगा, और दूसरा होगा कि इसका फैक्टर कौन सा है, पहले आने के लिए कौन से फैक्टर उत्तरदायी है। तो फैक्टर में दो चीजों पर फोकस करना है, एक वो कौन सा एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जो मॉनसून के समय से पहले आगमन के लिए उत्तरदायी है, तो एटमॉस्फेरिक फैक्टर, और दूसरा किस पर कहा गया है, ओशियानिक फैक्टर के बारे में, महासागरीय फैक्टर के बारे में आपको बताने के लिए कहा गया है। तो यही प्रश्न है ना इसमें कि वायुमंडलीय क्या है और मौसम संबंधी मानदंड क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें जब आप जाएंगे तो एक तो हो गया कि ऑनसेट क्या है, आधार क्या है, वो आपको बताना है कि वायुमंडलीय मानदंड आईएमडी के द्वारा कौन कौन सा प्रयोग में किया जाता है, और फिर वो कौन से फैक्टर है एटमॉस्फेरिक एंड ओशियानिक, एंड देन आफ्टर तीसरा जो पार्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, कंक्लूजन का हो जाएगा। फाइनली आपको कहाँ पर जाना है, निष्कर्ष पे जाना है। तो जब हम ऑनसेट ऑफ मॉनसून की बात करेंगे तो ऑनसेट ऑफ मॉनसून में क्या होता है कि सिंपल से इसका अर्थ होता है कि जब मई के अंतिम सप्ताह या जून के प्रथम सप्ताह में क्या होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून होता है वह केरल के मलाबार तट पर जब आता है तो हम उसे ऑनसेट ऑफ मॉनसून कहते हैं। दीज फिनोमिनन आर अकर्ड सडनली। तो ये जो मानसून का आगमन होता है ये अचानक आगमन होता है, और ये क्या होता है कि केरल के मलाबार कोस्ट पे मई के अंतिम सप्ताह में भी, जैसे इस बार आपने देखा होगा मानसून समय से 2-4 दिन पहले आ गया था, या फिर जून के फर्स्ट वीक 1 से 5 जून के बीच में यहाँ पर आना होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ मॉनसून कहते हैं। और दूसरा क्या है कि मॉनसून क्या है, तो मॉनसून एक प्रकार की विंड सिस्टम है, और वो विंड सिस्टम क्या है, तो एक सीजनल रूप से चेंज होने वाली विंड सिस्टम है जो उत्तरी हिंद महासागर, नॉर्थ इंडियन ओशियन और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर चलता है, जिसमें लगभग 6 महीने विंड ओशियन से लैंड की ओर और अगले सीजन में विंड लैंड से ओशियन की ओर चलता है, जिसका हम सीजनल रिट्रीटिंग कहते हैं। तो 2 लाइन में आपको क्या करना है, व्हाट इज मॉनसून ये परिभाषित कर देना है। तो मॉनसून इज अ सीजनल विंड एंड इट came from the Arabic word mausim which means retreating of wind according to season। तो ये प्रकार का पवन है जो हिंद महासागर के ऊपर चलता है, उत्तरी हिंद महासागर अर्थात अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, एंड आधा समय यानी जून से सितंबर तक ये सागर से स्थल की ओर, एंड देन नेक्स्ट सीजन में स्थल से सागर की ओर चलते हैं, ये है। और ऑनसेट ऑफ मानसून का अर्थ होता है कि जो साउथ वेस्ट मानसून है, साउथ वेस्ट मानसून जब जून या मई के फर्स्ट वीक में या मई के लास्ट वीक में और जून के फर्स्ट वीक में केरल के मलाबार तट पर जब सबसे पहले सडनली पहुंचता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑनसेट ऑफ मानसून कहा जाता है, ऑनसेट ऑफ मानसून। लेकिन इसके ऑनसेट ऑफ मानसून के लिए आईएमडी के द्वारा 3 आधार प्रयोग में लाया जाता है। एक देखा जाता है रेनफॉल के क्राइटेरिया को देखा जाता है,
दूसरा देखा जाता है इसके लिए विंड पैटर्न को देखा जाता है, विंड पैटर्न को। और तीसरा देखा जाता है क्लाउड कंडीशन को देखा जाता है, क्लाउड कंडीशन को देखा जाता है। इस तीन आधार पर जब लगता है जो उन्होंने जो आईएमडी है जो क्राइटेरिया निर्धारित किया है वो तीनों फिलफिल कर लेता है मॉनसून, तब जाकर इसकी घोषणा की जाती है कि हाँ मॉनसून आ गया है ना। तो इसमें ये क्राइटेरिया है कि चूंकि भारत में जब ये मानसून आता है तो जो रेनफॉल का क्राइटेरिया है वो है कि लगातार 2 दिनों तक कम से कम, यानी लगातार 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर से अधिक या लगभग उतनी वर्षा हो। एक वर्षा का क्राइटेरिया ये है। लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल के तटों पर लगातार 2 दिनों तक, सिंपल सा आप समझिए, मूसलाधार वर्षा होनी चाहिए और 2.5 या उसके बराबर मिलीमीटर के बराबर वर्षा, लीटर के बराबर वर्षा होनी चाहिए। दूसरा पवन पैटर्न है, तो जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में विंड का पैटर्न होना चाहिए, इसकी वेलोसिटी कम से कम 15 से 20 समुद्री मील होना चाहिए। समुद्री मील एक डिस्टेंस मापने की, वेलोसिटी मापने की हो गई, तो 20 से 15 मील समुद्री मील जो है सो गति इसकी होनी चाहिए, तो ये माना जाता है कि वो मॉनसूनल विंड है। और क्लाउड का जो आवरण होना चाहिए, तो आउटगोइंग जो लॉन्ग वेव रेडिएशन होता है, तो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन जो होता है वो क्या होना चाहिए कि कम होना चाहिए। इसका अर्थ है कि जो पार्थिव रेडिएशन जा रहा है तो क्लाउड बनेगा तभी वो पार्थिव रेडिएशन को रोकेगा, तो वो कम होना चाहिए। और ऐसा होता है तो वो फिर बादल के निर्माण में क्या होता है, सहायक होता है। इस तीन क्राइटेरिया पर, रेनफॉल, विंड पैटर्न एंड क्लाउड कंडीशन के आधार पर आईएमडी के द्वारा क्या किया जाता है, घोषित किया जाता है। अब इसमें जो एटमॉस्फेरिक क्राइटेरिया है जो इसको पहले लाता है, या जो ओशियानिक क्राइटेरिया है जो इसको पहले लाता है, वो क्या है। तो ओशियानिक क्राइटेरिया में सबसे पहले आप जाएंगे कि अगर, सबसे पहला आप देखेंगे इसमें कि अगर पॉजिटिव इंडियन ओशियन डाइपोल हो, पॉजिटिव आईओडी हो, तो मानसून कई बार समय से क्या होता है, पहले आ जाएगा। दूसरा, अगर लानीना की कंडीशन हो, लानीना की, तो लानीना के वर्षों में भी क्या होता है, मानसून समय पर या उससे कुछ क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा। तीसरा क्या होता है कि अगर अरब सागर में एसएसटी गर्म है, समुद्र एसएसटी का अर्थ होता है सी सरफेस गर्म है, तो फिर क्या होता है कि वो कन्वेक्शन को विकास करता है, और जो अरेबियन सागर का विंड होता है दे गेट मोर मॉइस्चर एंड प्रेसिपिटेट द इंडियन एरिया, तो वो लैंड पर आएगा अधिक मॉइस्चर कंटेन करके और फिर वो वर्षा अधिक कराता है। तो तीसरा और चौथा इसका होता है कि अगर इक्वेटोरियल रीजन में क्या हो कि ट्रॉपिकल ट्रफ बनता है, तो वो भी क्या होता है कि इसका एक पहले आने का, यानी कि ये घोषणा ही की जाती है कि हिंद महासागर के क्षेत्र में विषुवत रेखा के आसपास डबल वॉर्टेक्स बनता है, और डबल वॉर्टेक्स बनने के बाद वो एक दूसरे में एक दूसरे से मिलता है। उसके बाद आईएमडी के द्वारा घोषित किया जाता है कि हाँ इस तरीके से चीजें बनी है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक में जब हम लेंगे तो एटमॉस्फेरिक में सबसे पहले क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि तिब्बत पठार का कितना प्रेशर है वहाँ पर देखा जाता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम जो है उसका देखा जाता है कि ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की क्या स्थिति है। तीसरा देखा जाता है कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में जो लो प्रेशर है, वो लो प्रेशर पहले क्या होता है, सर्कुलर, देन आफ्टर इलेप्टिकल होने लगता है, तो लो प्रेशर की क्या कंडीशन है वो देखा जाता है। चौथा देखा जाता है, जैसे हमने कहा कि जेट स्ट्रीम जो होता है वो, और बंगाल की खाड़ी में छोटे छोटे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं इस समय, तो वो साइक्लोन ना कहा के उसको ट्रॉपिकल वर्टेक्स कहा जाता है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहा जाता है। तो अगर ये बन रहे हैं तो मानसून क्या हो जाता है, पहले आ जाता है। इसके अलावा जो महासागरीय परिस्थितियों में कहेंगे तो इसमें देखा जाता है जो सॉदर्न ऑसिलेशन का इंडेक्स होता है, दक्षिणी दोलन का इंडेक्स होता है, तो दक्षिणी दोलन के इंडेक्स का भी इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से आपको बताना है कि वो कौन सा एटमॉस्फेरिक फैक्टर है जो मानसून के आगमन में योगदान करने वाले हैं, और कौन सा महासागरीय फैक्टर है जो मानसून के शुरुआती आगमन में योगदान करने वाले फैक्टर हैं।
फाइनल कंक्लूजन पर जाएंगे तो आप लिखेंगे चूंकि जो मानसून है एक ऐसा पवन पैटर्न है जो कई एटमॉस्फेरिक, ओशियनिक और लैंड के कारण से जुड़ा होता है, इसलिए मानसून के आने की अनिश्चितताएं बनी रहती है। बट ये जो मानसून पैटर्न है, ये मानसून पैटर्न भारत के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड जो भी भारत का कल्चर है, इस सब को आपस में क्या करता है, बांध के रखता है। एंड इट इज ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंट फॉर द नेशनल इंटीग्रेशन एंड द कल्चरल जो इंटीग्रिटी होती है उसको ये बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से आपको कंक्लूजन पे जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि अवतलन क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, जुड़े संभावित खतरों पर चर्चा करें, साथ ही इसके रोकथाम और शमन के लिए प्रभावी उपाय सुझाएं। तो व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस and what are the major cause, discuss the potential hazard associated with it, also suggest effective measure for its prevention and mitigation। तो सबसे पहले इस प्रश्न में जब हम जाएंगे तो सबसे पहला क्या बताएंगे, इसमें भी हमें पहला पार्ट क्या लेना है, इंट्रोडक्शन का लेना है, परिचय का आपको लेना है, परिचय का। तो जब आप इंट्रोडक्शन के पार्ट में, परिचय के पार्ट में जाएंगे तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, व्हाट इज लैंड, व्हाट इज लैंड। ये लिखना नहीं होता है, आपके मन में होना चाहिए, लैंड सब्सिडेंस क्या होता है, सब्सिडेंस क्या होता है। तो व्हाट इज लैंड सब्सिडेंस यानी भूमि अवतलन क्या है, इसकी आपको व्याख्या करनी है। दूसरा इसका पार्ट क्या है कि इसके मुख्य कारण क्या है। तो फिर अब आप क्या हो जाइए, परिचय देते हुए प्रश्न के मेन पार्ट में, अपने मेन पार्ट में आ जाइए, मेन पार्ट में। और मेन पार्ट में इसमें जो पहला पार्ट है इसमें आपको क्या बताना है, कॉज बताना है। किसका कॉज बताना है, लैंड सब्सिडेंस का। दूसरा इससे एसोसिएटेड जो इसका इम्पैक्ट होगा, तो इसके आपको क्या बताने हैं, इम्पैक्ट बताने हैं। तीसरा जो फिर इसमें पार्ट है क्वेश्चन में, तो आपने देखा कि क्या है कि इसके प्रभाव, रोकथाम और शमन। तो मिटिगेशन, प्रिवेंशन और मिटिगेशन प्रयासों पर आपको इसमें चर्चा करना है। तो फिर इसमें किसकी चर्चा की गई है कि प्रिवेंशन इसके लिए क्या होना चाहिए, और इसको मिटिगेशन करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ सजेशन देना है। और फिर फाइनली क्या हो जाएगा, आपको कंक्लूजन पे जाना है, कंक्लूजन। इसमें कुछ एग्जाम्पल जरूर प्रयोग किया जाना चाहिए। तो जब आप लैंड सब्सिडेंस की बात करते हैं ना, तो इसका सिंपल सा अर्थ है कि आप इसको डायग्राम बना के छोटा सा दिखा सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई पहले एरिया ऐसा लैंड था, लेकिन या तो कुछ ह्यूमन एक्टिविटी से या कुछ नेचुरल कारणों से क्या हुआ कि ये जो लैंड पहले इस एल्टीट्यूड का था, ये लैंड क्या हो गया, इसकी हाइट इस तरीके से कम हो गई और ये यहाँ पर आ गया है ना। तो यही लैंड है, बट ये लैंड क्या हो गया है कि या तो एंथ्रोपोजेनिक कॉज से या फिर कुछ नेचुरल कॉज से क्या हो चुका है, ये नीचे की ओर धंस गया। अपने जगह पर ही है, बट अपने जगह पर ये क्या हो चुका है, नीचे की ओर धंस गया है। तो इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। लैंड सब्सिडेंस में पदार्थ का मूवमेंट नहीं होता है। ये आप देखेंगे कि लैंड सब्सिडेंस में मैटर का रिप्लेसमेंट, मैटर का मूवमेंट नहीं होता है, सॉइल का मूवमेंट नहीं होता है। इसमें ये एक इंसिटू प्रोसेस है, और इंसिटू प्रोसेस इसलिए है क्योंकि इसमें इसकी स्वतः जो होती है अपने जगह पर ही हाइट इसकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो नीचे की ओर दब जाता है, धंस जाता है। तो हम इसे लैंड सब्सिडेंस कहते हैं। जैसे भारत में उत्तराखंड के जोशी मठ का नाम आपने सुना होगा, और जोशी मठ में इस तरह की घटनाएं देखने को मिली है कुछ दिनों से पहले। अब आप खुद सोचिए कि ये जो लैंड सब्सिडेंस है इसका कॉज क्या हो सकता है। तो इसका कॉज कुछ क्या हो सकता है, कुछ मैनमेड हो सकता है और कुछ क्या हो सकता है, एंथ्रोपोजेनिक, और कुछ प्राकृतिक भी हो सकता है।
तो दो तरीके से इसके हाइट में कमी हो सकती है। एक हो सकता है कि अगर इसके ऊपर से कुछ वजन बढ़े और वो वजन इतना हो जो इसको थोड़ा सा पंच करे, दबाए, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ के जमीन को नीचे की ओर धंसा सकता है। या दूसरा ये हो सकता है कि अगर हम इसके नीचे से कुछ क्रियाएं ह्यूमन जनित हो या कुछ मानव जनित हो, कुछ प्राकृतिक हो, जो यहाँ पर भूमि को नीचे धंसा दे। तो दोनों भागों से हो सकता है। ऊपर में क्या हो सकता है, पहला तो ऊपर में मानव जनित हो सकता है कि यहाँ पर अवसाद मलबा काफी अधिक जमा कर दिया जाए। तो जो अवसाद होता है, सेडिमेंट होता है, मलबा होता है, गार्बेज होता है, वो उसके वजन के प्रभाव से कई बार क्या होता है, लैंड नीचे की ओर धंस जाता है। एक ये कारण हो सकता है। जैसे जोशीमठ में यही है कि जोशीमठ जो है ना अवसादों पर बसा हुआ था और उसके ऊपर क्या हुआ, ओवर कंस्ट्रक्शन करने के कारण क्या हुआ कि वहां की जमीन धंस गई। तो एक कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जो मटेरियल है, जो वेस्ट पदार्थ है, जो सेडिमेंट है, उसके अधिक वजन से वो हो सकता है। दूसरा कि अगर जो इसकी कैरिंग कैपेसिटी है, उस कैरिंग कैपेसिटी से अधिक कंस्ट्रक्शन वर्क कर दिया जाए, ज़्यादा वजन डाल दिया जाए, तो अधिक कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, उससे भी इसकी क्या होगी, हाइट कम हो जाएगी। जोशीमठ में यही दोनों कारण था, कैरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन करना और दूसरा ये मलबों पर बसा हुआ जोशीमठ शहर है जिसके कारण मलबा दबा, दूसरा कारण। तीसरा कारण क्या हो सकता है इसका, कि यहाँ पर जो तीसरा कारण हो सकता है जो जोशीमठ में हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव जो होता है उसकी भी अगर आप कहेंगे तो कुछ ना कुछ कॉज है। क्योंकि यहाँ पर पहले ही कहा गया था कि ये भूमि अच्छी नहीं है, यहाँ पर बड़ा कंस्ट्रक्शन काम नहीं होना चाहिए, तो प्रशासनिक अनदेखी की गई और उसके कारण यहाँ पर ओवर कंस्ट्रक्शन किया गया और उसके कारण लैंड यहाँ पर क्या हो गया, धंस गया। बाहरी कारणों में प्राकृतिक कारण क्या हो सकता है, कई बार हैवी हिमपात हो जाते, हिमपात के कारण भी क्या हो सकता है, धंस सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अगर सक्रिय फॉल्ट लाइन है और फॉल्ट लाइन के सहारे अर्थक्वेक आए, लैंड शेकिंग हो, तो उस शेकिंग के कारण भी मिट्टी उधर उधर जाएगी, जिससे कई बार क्या होता है कि इसकी हाइट कम हो सकती है। जैसे जोशीमठ कई सक्रिय फॉल्ट लाइन के पास है। अब अंदरूनी क्रियाओं में क्या हो सकता है कि अगर आप यहाँ से माइनिंग करके माइन निकाल लेते हैं, तो माइनिंग कर लेंगे, माइन निकाल लेंगे, ऊपर की भूमि कई बार धंस जाती है। अगर यहाँ से जल है, भूमिगत जल भी अधिक निकाल लिया गया, तो फिर क्या होगा, यहाँ की ऊपर की जमीन क्या हो जाएगी, नीचे धंस जाएगी। तो इन साइंटिफिक माइनिंग, ओवर ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन, ये भी लैंड सब्सिडेंस का क्या होता है, यहाँ पर कारण बन जाता है। अगर आपने शहर का ड्रेनेज बनाया है और ड्रेनेज बेहतर नहीं है, तो ड्रेनेज से मिट्टी का कटाव होगा, वो भी मिट्टी, नीचे का मिट्टी कटेगा, ऊपर से मिट्टी बैठना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ नेचुरल और कुछ जो होते हैं सो क्या हो सकते हैं, जो प्राकृतिक कारण होते हैं वो लैंड सब्सिडेंस के बनते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, तो इसके इम्पैक्ट पर जब जाएंगे तो हमें इसके सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को दिखाना है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट को दिखाना है। लैंड सब्सिडेंस का सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, जब आपने उत्तराखंड के जोशीमठ में देखा होगा तो आपने देखा होगा बिल्डिंग में क्रैक्स आ रहे थे, सड़कों में क्रैक्स आ रहे थे, तो लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा। तो एक तो ये क्या होता है कि डिजास्टर, बिल्डिंग गिरने का कारण बन सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के डैमेज होने का कारण बन सकता है। तीसरा, ये लोगों को यहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर करेगा, लोगों को हटाना है अगर ऐसा हो रहा है। और चौथा, इससे क्या होगा कि अगर अचानक हो तो कई बार जान माल की क्षति और नुकसान भी हो जाती है। तो इस तरीके से आपको बताना है। प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए क्या होना चाहिए, तो फिर आप प्रिवेंशन और मिटिगेशन के लिए सुझाव दीजिए कि जब भी ऐसे कोई क्षेत्र हैं जहां पर भूमि धसाव होती है, तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, भू परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले भू परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ओवर जो है सो कंस्ट्रक्शन का काम नहीं होना चाहिए। तीसरा, आप यहाँ पर सुझाव दे सकते हैं कि ये जो ऐसा क्षेत्र होता है तो यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए कि कुछ निगरानी उपकरण भी जो लैंड सब्सिडेंस के को निगरानी कर सकते हैं, उसका हम उपकरण का यूज कर सकते हैं। सतत भूजल प्रबंधन करना चाहिए, हमें साइंटिफिक माइनिंग करना चाहिए, माइनिंग करने के बाद हमें खान को कुछ वेस्ट मटेरियल से क्या करना चाहिए, भर देना चाहिए। पारिस्थितिकीय सेंसिटिविटी को भी हमें क्या रखना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए। और जो रीजनल लोकल गवर्नमेंट है, सेल्फ बॉडी है, उसको भी हमें तैयार करना चाहिए। तो भू दशाओं की जांच हो,
सतत निगरानी हो, साइंटिफिक माइनिंग हो, साइंटिफिक तरीके से ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन हो, ओवर कंस्ट्रक्शन ना हो, और फिर हमें क्या करना है कि कुछ ऐसे उपकरण हो जो उसकी मॉनिटरिंग करें। इस तरीके कुछ सुझाव देने हैं ताकि हम लैंड सब्सिडेंस को क्या कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं। तो ये हमें बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवाल विरंजन क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, प्रवाल भित्तियां मनुष्य के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, प्रवाल विरंजन में योगदान देने वाले जलवायु प्रेरित और मानव जनित कारकों को संबोधित करने में भारत के प्रयासों का विश्लेषण कीजिए। तो जब हम प्रवाल विरंजन की बात करेंगे तो प्रवाल विरंजन में क्या क्या है और किस तरीके से है, उस पर हमें चलना है। प्रश्न में किन चीज़ों की डिमांड है, क्या क्या है, सबसे पहले उसको आप देखिए और फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। तो इस प्रश्न में जो डिमांड है, सबसे पहले प्रश्न क्या है कि व्हाट इज कोरल ब्लीचिंग, है ना। तो एक तो इसमें डिमांड है कि कोरल ब्लीचिंग क्या है। तो हम थोड़ा सा क्या करते हैं ना, प्रश्न का फॉर्मेटिंग करते जाते हैं ताकि हम बेहतर तरीके से इसको अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सबसे पहला इसमें जो पार्ट है इंट्रोडक्शन का पार्ट है, इंट्रोडक्शन का। और इंट्रोडक्शन के पार्ट में हमें क्या बताना है, तो कोरल ब्लीचिंग क्या है, कोरल ब्लीचिंग क्या है ना। तो कोरल ब्लीचिंग को हमें परिभाषित करना है संक्षिप्त में। अब दूसरा है, इस प्रश्न का मेन पार्ट हो जाएगा, मेन पार्ट। और इस प्रश्न का जो मेन पार्ट है वो कितने सेगमेंटों में बटा हुआ है, तो आप देखें कि इसका जो मेन पार्ट है इसका आगे क्या कहता है कि व्हाट आर इट्स मेन कॉज। तो कोरल ब्लीचिंग का जो मेन कॉज है उस पर हमें जाना है। तो फिर इसमें क्या है कि मेन कॉज पे जाना है, कोरल ब्लीचिंग का मेन कॉज क्या है, ये आप हेडिंग बना के भी लिख सकते हैं। तो मेन कॉज। फिर अगला पार्ट जो है प्रश्न में वो क्या कहा जा रहा है, तो अगला पार्ट जो है प्रश्न में वो कहा जा रहा है कि वाई कोरल रिफ्स आर इम्पोर्टेंट टू ह्यूमन। तो मानव के लिए इसका उपयोग क्या है, महत्व क्या है, ये हमें बताना है। तो कोरल रिफ जो है मानव के लिए इसका इम्पोर्टेंट, ह्यूमन पर्पस से, ह्यूमन के लिए इसका क्या है, तो ह्यूमन के लिए कोरल रिफ का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें बताना है, कोरल रिफ का इम्पोर्टेंस क्या है। सी जो इसमें हो जाएगा सेगमेंट, वो सेगमेंट क्या है फिर कि आप देखिए कोरल रिफ्स का इम्पोर्टेंट, एनालाइज इंडियाज एफर्ट टू एड्रेसिंग बोथ क्लाइमेट इंड्यूस्ड एंड एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू कोरल ब्लीचिंग, है ना। तो भारत के उन प्रयासों की चर्चा करनी है जो आपको क्या करना है, जो आपको बताना है कि निपटने के लिए भारत सरकार के प्रयासों की चर्चा करनी है, भारत सरकार के प्रयासों की चर्चा करनी है। तो फिर इसमें आपको क्या करना है कि आपको बताना है कि कोरल ब्लीचिंग को कम करने के लिए भारत सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के एफर्ट, इंडियन गवर्नमेंट के जो प्रयास हैं उनके प्रयासों का उल्लेख करना है, प्रयासों का उल्लेख करना है। और देन आफ्टर फिर से क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूजन हो जाएगा, कॉन्क्लूजन हो जाएगा, कॉन्क्लूजन हो जाएगा। तो ये इसमें डिमांड है। सबसे पहले जब आप कोरल ब्लीचिंग में जाते हैं तो कोरल ब्लीचिंग का अर्थ होता है कि जो कोरल रिफ होता है, ये कोरल रिफ में डिफरेंट कलर पाए जाते हैं, और ये जो डिफरेंट कलर होते हैं वो उनके पर्यावरण में सिम्बायोटिक रिलेशन बनाकर रहने वाले एक एल्गी से होता है जिसको जूजेंथलाई कहा जाता है। तो जूजेंथली और कोरल रिफ दोनों सहजीवन बनाकर रहते हैं, इट मीन्स बोथ आर बेनिफिशियल फॉर ईच अदर। तो उससे क्या होता है कि कोरल रिफ में जो जूजेंथली एल्गी है वो बेसिकली क्या है, फोटोसिंथेसिस करता है, और फोटोसिंथेसिस करता है तो उसके कारण क्या होता है कि उसमें भोजन मिलता है उसको। लगभग 60% जो न्यूट्रिएंट्स एनर्जी की सप्लाई होती है वो एल्गी से होती है, और 40% एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स जो है कोरल रीफ अपने माउथ टेंटिकल से ग्रहण करते हैं। तो इसके कारण जो उनके
टिश्यू में जो एनर्जी का, जो न्यूट्रिएंट्स का फ्लो होता है वो उनमें डिफरेंट कलर का कारण होता है। बट जब प्रवाल किसी कारण से सफ़ेद पड़ने लगे, तो जब वो सफ़ेद पड़ने लगते हैं तो फिर हम उसको क्या कहते हैं, कोरल ब्लीचिंग कहते हैं। यानी कि कलर से डिस्कलर्ड हो जाना, डिफरेंट कलर से वाइट कलर में आ जाना, ये कोरल ब्लीचिंग है। अब ये जो कोरल ब्लीचिंग है ये बेसिकली होता जो है किन कारणों से, इसका दो कॉज लेंगे। एक तो कॉज हो जाएगा जो कुछ नेचुरल या क्लाइमेटिकल है, नेचुरल भी हो सकता है, नेचुरल या जो कुछ क्लाइमेट से संबंधित है, जैसे प्रश्न में यही है ना, तो क्लाइमेट से। और दूसरा हम देखेंगे कि जो ह्यूमन कॉज है वो भी इसके लिए जिम्मेदार है। तो नेचुरल कॉज में जब आप जाएंगे तो सबसे पहले इसके लिए जो प्रवाल विरंजन के लिए कारक है या जो क्लाइमेट प्रेरित कारक है, यही क्वेश्चन में है, तो क्लाइमेट प्रेरित कारकों में जो प्रवाल विरंजन के लिए उत्तरदायी कारक है, तो सबसे पहला कारण हो जाएगा इसके लिए ग्लोबल वार्मिंग, क्योंकि क्लाइमेट चेंज वाला पूछा हुआ है। तो ग्लोबल वार्मिंग, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या हो रहा है, एसएसटी बढ़ रहा है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो एसएसटी बढ़ रहा है, सी सरफेस टेम्परेचर, ये किस तरीके से कोरल रीफ को प्रभावित करता है, अब ये जानना है। तो सबसे पहले देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने के कारण एसएसटी बढ़ता है, और एसएसटी बढ़ने के कारण क्या होता है कि जो कोरल होते हैं उनके टिश्यू के साथ जो जू जंथला चिपका रहता है वो अलग होने लगता है। कोरल रीफ उसको हर शरीर से हटाने लगता है। जैसे उसके शरीर से हटाएगा अपने शरीर से, उसको न्यूट्रिएंट्स, भोजन की सप्लाई कम होगी, वो सफ़ेद पड़ने लगता है। तो एक ये कारण है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ जो कारण है कि जब क्लाइमेट चेंज के कारण सागर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है कि जो आइस मेल्ट कर रही है, और आइस मेल्ट करने के कारण क्या हो रहा है कि सी लेवल राइज कर रहा है। तो सी लेवल राइज करने से क्या होगा कि जो गहरे क्षेत्र के प्रवाल हैं उनके जीवन की सर्वाइवल की चुनौती बढ़ जाएगी, क्योंकि प्रवाल उतनी गहराई तक पाया जाएगा जितनी गहराई तक जू जंथला है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने वाला है, और फोटोसिंथेसिस करने वाला जीव उतनी गहराई तक हो सकता है जितनी गहराई तक सोलर इंसुलेशन रिच करेगा। अगर सी लेवल बढ़ा तो पहले से गहराई में जो अवस्थित कोरल रीफ हैं उनके लिए ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि सी लेवल राइज कर गया, तो उनके लिए चुनौतियां बढ़ जाएगी। तीसरा जो क्लाइमेट चेंज प्रेरित कारक है वो एल नीनो हो जाएगा। एल नीनो आने से साउथ पैसिफिक का टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर से 8 से 10 डिग्री बढ़ जाता है, और इसके कारण साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट पैसिफिक सब में कोरल रीफ का काफ़ी ब्लीचिंग होता है। एल नीनो को महासागर का बायोलॉजिकल डिजास्टर कहा जाता है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्ट पर जो ग्रेट बैरियर रीफ है उसके डिस्कलर्ड होने का, ब्लीचिंग का एक ये बहुत बड़ा कारण है। तो एल नीनो का भी इम्पैक्ट है। फिर इसमें जो ओशियन एसिडिफिकेशन है वो भी क्लाइमेट चेंज प्रेरित है। तो ओशियन एसिडिफिकेशन का अर्थ होता है कि महासागर क्या है, कार्बन सिंक करता है, कार्बन सिंक करता है। तो एटमॉस्फेयर में जो CO2 है ये महासागर में प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से क्या होता है, जाता है, और महासागर में जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जाता है तो इसको हम महासागरीय कार्बन सिंक कहते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है कि चूंकि जल H2O है और CO2 से रिएक्शन करता है, तो ये क्या बनाता है, ये कार्बोनिक अम्ल बनाता है। ये क्या प्रोड्यूस करता है, कार्बोनिक अम्ल। और इस कार्बोनिक अम्ल के बनने से क्या होता है, इसी को हम ओशियन एसिडिफिकेशन कहते हैं। और ओशियन एसिडिफिकेशन का अर्थ होता है, ओशियन एसिडिफिकेशन का अर्थ होता है कि जो ओशियन है ओशियन है वो बेसिकली क्या, उसके पीएच मान में कमी हो जा रही है। तो पीएच मान ओशियन का लगभग आप मान के चले कि जो 8 पॉइंट कुछ है, इसमें अगर कमी आ रही है तो इसी को हम सागर का अम्लीकरण कहते हैं। यानी कि अभी सागर का जल क्षारीय है, और ये क्षारीय जल जो थोड़ा सा 7 की ओर आ रहा है उसको आप कहते हैं ओशियन एसिडिफिकेशन। तो महासागर में जितना कार्बन जा रहा है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, वो महासागरीय पर्यावरण के लिए नुकसान हो रहा है, क्योंकि इसमें कैल्शियम कार्बोनेट एर्गोनेट में बदलता है, जिसके कारण महासागर में कैल्शियम कार्बोनेट की कमी हो जाती है, और वो जीवों के लिए हानिकारक है जिनको कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर क्या है कि मानव जनित कारणों में जाएंगे, तो मानव जनित कारणों में कई सारे कोरल रीफ के लिए, जैसे कोस्टल सेडिमेंटेशन है, कोस्टल पॉल्यूशन है, ऑयल स्पिल की घटना होती है,
कोरल माइनिंग होती है, इंसेंटिफिक फिशिंग होती है। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन में कई बार यूट्रोफिकेशन की घटना होती है, तो यूट्रोफिकेशन में एल्गी की प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेकिन वो कई तरीके से कोरल को प्रभावित करता है, उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिसके कारण कोरल इकोसिस्टम में इन्फेक्शियस डिजीज, ब्लैक बैंड, वाइट बैंड, एस्पेरजिलोसिस जैसी बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो ओवर यूटिलाइजेशन है, जो कि कोरल पारिस्थितिक तंत्र से बहुत कुछ मिलता है, तो लोग उसके ओवर यूज करते हैं, जिसके कारण भी उसका क्या होता है, नुकसान होता है। इसके अलावा जो कोरल पारिस्थितिक तंत्र में अगर ठोस रासायनिक पदार्थ चला जाता है, ठोस रासायनिक पदार्थ कहने का अर्थ हुआ कि लोहा, सीसा, जस्ता, तांबा ये सब चला जाए, तो फिर इसमें क्या हो जाएगा कि उसके रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है और वो कोरल के डिस्कलर्ड होने का कारण बनता है। तो कई क्लाइमेटिकल, कई एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जो हैं कोरल ब्लीचिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मानव के लिए ये कैसे इंपॉर्टेंस रखता है, तो प्रवाल जो होता है कोरल रीफ, सबसे पहला ये एक कोस्टल मैरीन इको टूरिज्म को प्रमोट करता है और कई देशों की अर्थव्यवस्था का ये आधार है इसका टूरिज्म। अब जहां पर इस तरीके का टूरिज्म होगा वहां पर क्या होगा, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, गोताखोरी को बढ़ावा मिलता है, तो होटल इंडस्ट्री और गोताखोरी सब क्या करेगा, होटल इंडस्ट्री को बढ़ावा देगा और रोजगार को वहां पर क्या करेगा, जनरेट करेगा। ये जो कोरल होते हैं, कोस्टल कोरल सब, आप इसे नेचुरल बैरियर कहते हैं, और तटीय क्षेत्रों में जब ये होते हैं, अगर भारत के कोस्टलाइन एरिया से में मान लीजिए यहाँ पर कोरल इकोसिस्टम है, तो ये जो नेचुरल बैरियर होता है, जो साइक्लोन हो, सुनामी हो, हाई टाइड हो, इन सब से कोस्टल एरिया को प्रोटेक्शन देते हैं और कोस्टल कटाव या कोस्टल इरोजन को क्या करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। दैट्स वाई ये नेचुरल बैरियर कहलाते हैं। इसके अलावा इनसे कई रासायन मिलता है, केमिकल मिलता है, जिनसे मेडिसिन बनाए जाते हैं, सौंदर्य वस्तुओं का भी इससे निर्माण किया जाता है। तो कोरल आर हेल्पफुल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, हेल्थ पर्पज से, कई सारे दृष्टिकोण से ये मानव के लिए क्या है, यूजफुल है। इवन कि कई देशों के अर्थव्यवस्था का ये आधार है। तो हमें डिफरेंट एंगल से मानव के लिए मूल्यांकन करना है। अब इंडियन गवर्नमेंट का जो प्रयास है, इसमें इंडियन गवर्नमेंट के प्रयासों को क्या करना है, हमें देखना है। तो इंडियन गवर्नमेंट के प्रयासों को जब हमें देखना है कि भारत सरकार ने क्या किया है, तो प्रवाल विरंजन के लिए जो भारत सरकार ने उसको रोकने के लिए किए हैं, उसमें हमें क्या बताना है। तो सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा जो काम सब किया गया है, उसमें कोरल रिफ इन सीटू आकलन का एक प्रयास किया गया है कि स्थानीय स्तर पर जहां पर कोरल रिफ है वहां पर हमें उसका क्या करना है, आकलन करना है। भारतीय तटीय प्रबंधन सोसाइटी है जो मैंग्रोव और कोरल की देखभाल के लिए उत्तरदायी है। भारत में 4 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर प्रवाल प्रबंधन किए जाते हैं। पहला कच्छ का रण है, दूसरा लक्षद्वीप समूह है, तीसरा मन्नार की खाड़ी है और चौथा अंडमान निकोबार द्वीप है। चौथा जो भारत सरकार के प्रयास हैं उसमें जैसे भारत में कई कोस्ट हैं जिनको जो है एक तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे मान्यता दिया गया है, समुद्री बीचों को, और समुद्री बीचों को जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिया जाता है तो उनका कई सारा आधार है, जिसमें एक इन्वायरमेंटल बेस है कि वहाँ पर्यावरणीय सुरक्षा के क्या प्रावधान किए गए हैं। फिर भारत सरकार के द्वारा कोस्टल विनियामक नियम बनाया गया है और कोस्टल विनियामक नियम के तहत तटीय क्षेत्रों में संधारणीय विकास को प्रमोट करने की बात की गई है। भारत में इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट भी है जो एकीकृत तटीय विकास को बढ़ावा देता है। फिर भारत में एकीकृत तटीय प्रबंधन सोसाइटी है, वह भी इसके लिए काम करता है। फिर भारत सरकार जो है सो समुद्र के क्षेत्र में कोरल पुनर्जीवन की तकनीकी के विकास पर काम किया जा रहा है और किया भी गया है, जिसको बायोरॉक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी, बायोरॉक इस्पात की एक संरचना होती है जिसमें 2 छर होते हैं, पानी में लगाए जाते हैं। मान लीजिए जल है तो इसमें मान लीजिए एक छर लगाया जाएगा जो एनोड होगा और दूसरा होगा कैथोड। अब ये जो एनोड और कैथोड है एक इस्पात की संरचना होती है, बायोरॉक इसी को कहते हैं। इसमें जब आप इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करते हैं
तो कैथोड के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जमा होना शुरू होता है, और कैथोड के ऊपर जब कैल्शियम कार्बोनेट जमा होना शुरू होता है तो अब इस कैल्शियम कार्बोनेट के सहारे जो कोरल लार्वा होते हैं वो चिपकते हैं और अपने आप को विकसित करना शुरू करते हैं। तो बायोरॉक टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है सो कोरल रीफ को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है, इस तरीके से बताना। तो 6-7 पॉइंट आप हेडिंग बना के और उसको लिखिएगा कि ये चीजें हैं जिससे भारत में कोरल रीफ का विकास किया जा रहा है। तो ये प्रश्न है, इसी तरीके से आप अपने टेस्ट में ध्यान में रखेंगे कि इसी तरीके से आपको प्रश्न को पहले पॉइंट फॉर्म में तोड़ लेना है कि इंट्रोडक्शन में क्या मांगा जा रहा है, बॉडी पार्ट में क्या है, कितने भाग हैं उसके, कंक्लूजन क्या होना चाहिए, और पॉइंट वाइज लिखिए। साथ ही साथ कुछ फ्लो चार्ट, कुछ मैप, कुछ डायग्राम का प्रयोग कीजिए और बिल्कुल अपने आंसर में क्लियरिटी रखिए और कुछ केस स्टडी, कुछ एग्जाम्पल के साथ अपने आंसर को लिखिए। तो निसंदेह आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस टेस्ट डिस्कशन से आप कुछ लाभान्वित होंगे। आप इसको देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। हर एक चीज़ बताना संभव होता नहीं है, तो यही यदि आप क्लास में रहते तो इतने प्रश्न बताने के लिए कम से कम 2 घंटे 3 घंटे के समय चाहिए। तो एक हमने कोशिश किया है कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रश्नों को समझना कैसे चाहिए, उसमें क्या डिमांड है, क्या उत्तर में होना चाहिए। तो इसी हिसाब से आप आगे अपने आप को बढ़ाइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। मिलेंगे अगले टेस्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आप इस बार मेंस लिख रहे हैं तो आपके कॉन्ग्रेचुलेसन है, खूब अच्छे से मेंस लिखिएगा और आपको बधाई है। थैंक यू।